Hi, this is Praveen Kumar and I welcome you all to the India's best online and offline learning platform that is eSerrent। तो बच्चों, इस 15 मिनट की सीरीज में अब हम सेकंड चैप्टर को लेकर आए हैं और उस चैप्टर का नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो बच्चों, इस चैप्टर में कुछ ही की कॉन्सेप्ट है जिनको आप अच्छे से अगर समझ लोगे तो पूरे में से पूरे स्कोर इस चैप्टर से आने वाले क्वेश्चंस में एग्जाम में कर सकते हो। तो शुरू करते हैं। तो शुरू करते ही सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फोर्स होता क्या है। तो फोर्स क्या है बच्चों? फोर्स एक ऐसा सिस्टम है, या फिर यूं बोल सकते हैं फोर्स एक ऐसा इंटरेक्शन है किसी दो ऑब्जेक्ट के बीच में जिससे किसी ऑब्जेक्ट की मोशन में चेंज आ जाए, जिससे किसी ऑब्जेक्ट के शेप में चेंज आ जाए, जिससे किसी ऑब्जेक्ट की साइज में चेंज आ जाए। अगर इन तीनों में से किसी भी प्रकार का चेंज अगर किसी में देखने को मिलता है तो हम बोलेंगे कि यहां पर फोर्स लगा है। तो यहां पर क्या बोलेंगे हम? फोर्स कैन बी यूज्ड टू चेंज द मैग्नीट्यूड, इट कैन बी स्लोअर और फास्टर, यानी किसी चीज को जो स्लो चल रही है उसको फोर्स लगाकर हम फास्ट भी कर सकते हैं, किसी फास्ट चीज को फोर्स लगाकर ऑपोजिट डायरेक्शन में स्लो भी कर सकते हैं। तो ये है, और ये इसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन की डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है। और एक और इंपॉर्टेंट बात है कि अगर फोर्स बैलेंस्ड है तो ये मोशन में चेंज नहीं करेगा, लेकिन ये उसके शेप और साइज में चेंज कर सकता है। जैसे आप स्प्रिंग को देखो कि स्प्रिंग को हम ऐसे खींचते हैं तो दोनों तरफ से हम बराबर फोर्स लगाते हैं, तो क्या वो स्प्रिंग मूव करती है? नहीं, स्प्रिंग तो मूव नहीं करती, लेकिन स्प्रिंग की साइज चेंज हो जाती है। जैसे आप शेप में बात करें तो यहां पर लेमन है, लेमन को हम ऐसे स्क्वीज करते हैं, यानी दोनों तरफ की उंगलियों से हम बराबर फोर्स लगा रहे होते हैं, तो उसका वो लेमन मोशन में तो नहीं आता, लेकिन उसका शेप चेंज हो जाता है। तो साइज और शेप कैन ऑल्सो बी चेंज बाय द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। अब हम देखेंगे कि फोर्स यहां पर जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है बैलेंस्ड और एक होता है अनबैलेंस्ड। बैलेंस्ड का मतलब है कि जैसे मान लो ये टग ऑफ वॉर का एक खेल है, इस खेल में आप देख रहे हो रस्सी को अगर ये और ये दोनों बराबर जोर से खींच रहे हैं, यानी कि ये भी इधर से 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, ये भी इधर से 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, और ये इस डायरेक्शन में लगा रहे होंगे, ये इस डायरेक्शन में लगा रहे होंगे, तो ये रस्सी किधर जा रही है? कहीं भी नहीं, क्योंकि ये दोनों फोर्स आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर दे रहे हैं। तो बैलेंसिंग फोर्स का मतलब क्या है? फोर्सेस दैट आर इक्वल इन द मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। फोर्सेस दैट आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो ऐसे फोर्सेस क्या कहलाते हैं? ये फोर्सेस कहलाते हैं बैलेंस्ड फोर्सेस। और ये दोनों किस पर लगते हैं? सेम ऑब्जेक्ट पर। यहां पर किस पर लग रहे हैं? रस्सी पर, ठीक है ना। तो यहां पर वही है बैलेंस्ड का सारा सीन। अच्छा, बैलेंस्ड फोर्स जो है वो कोई मोशन में चेंज नहीं कर पाता, तो बैलेंस फोर्स क्या करेगा? उसकी शेप और साइज में चेंज जरूर कर सकता है। अब देखते हैं अपन अनबैलेंस्ड फोर्स की बात। तो बैलेंस फोर्स क्या हो गया? जिसका इक्वल मैग्नीट्यूड और साथ के साथ क्या होना चाहिए? ऑपोजिट डायरेक्शन। अनबैलेंस्ड फोर्स जो बैलेंस नहीं है वो अनबैलेंस्ड है, जो बैलेंस्ड नहीं है वो अनबैलेंस्ड है। यानी या तो फोर्स जो है वो इक्वल नहीं होगा, या इक्वल होगा तो ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं होगा, या दोनों ही नहीं होगा, ना इक्वल ना ऑपोजिट डायरेक्शन। तो क्या कहलाएगा? वो अनबैलेंस्ड फोर्स। और अनबैलेंस्ड फोर्स क्या करता है? वो किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन में चेंज करता है, या तो मैग्नीट्यूड चेंज कर देगा या फिर डायरेक्शन चेंज कर देगा। अब फोर्स के बाद हमारा जो एक सिस्टम यहां पर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, जो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें सबसे पहला जो लॉ आता है वो आता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया ऑल्सो। इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। तो ये लॉ क्या है? ये लॉ ये कहता है कि ऑब्जेक्ट जो है अपनी स्टेट में रहना ही पसंद करता है, चाहे वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना पसंद करेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ही चलना पसंद करेगा, यानी अपनी जो ओरिजिनल स्टेट है उसमें ही रहना पसंद करेगा। एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन अनलेस, कब तक ऐसा रहेगा? जब तक कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स, अनलेस कंपेल्ड टू चेंज दैट स्टेट बाय देन अप्लाइड फोर्स, अनटिल एंड अनलेस उस पर कोई एक अप्लाइड फोर्स, और वो अप्लाइड फोर्स भी कैसा होना चाहिए? अनबैलेंस्ड। एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स शुड बी एक्टेड अपॉन दैट। अगर एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स उस पर एक्ट कर रहा है तो ही उसकी स्टेट में चेंज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये बोलता है न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसके कई सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे आप लोग देखते हो यहां पर एक छोटा सा एग्जाम्पल भी मैं आपको बता दूं। जैसे हम क्या करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट को ऊपर उछाला,
कोई भी ऑब्जेक्ट को हमने ऊपर उछाला और हम आगे बढ़ गए तो ऑब्जेक्ट वहीं आकर गिरेगा। जिससे मैंने किसी सिक्के को ऐसे उछाला और मैं आगे बढ़ गया तो सिक्का तो वहीं, क्योंकि सिक्के के पास अभी ऊपर की तरफ तो आपने वेलोसिटी दे दी, ऊपर की तरफ तो फोर्स लगा दिया, लेकिन इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आप मूव करके, इसमें फोर्स नहीं लगाया। तो इसमें नहीं लगाया तो वो अपनी वो जो ओरिजिनल पोजीशन थी वहीं पर आकर गिरे। जैसे आप बस में बैठे होते हैं, अचानक से ब्रेक लगते हैं, तो अचानक से ब्रेक लगने पर क्या होता है, आपकी बॉडी पर कोई फोर्स नहीं लगा होता है, अपनी बॉडी तक वो फोर्स ट्रांसफर नहीं होता है ब्रेक वाला, तो बॉडी आगे चलती रहती है और बस रुक जाती है। तो जब बॉडी आगे चलती रहती है, बस रुक जाएगी तो बॉडी आगे की तरफ गिरती हुई नजर आएगी। अचानक से आप एकदम से एक्सेलरेट कर देते हैं तो बॉडी कम स्पीड में चल रही है और आपका व्हीकल ज्यादा स्पीड में चल रहा है तो आप पीछे झुक जाते हैं। तो ये सारे किस पर डिपेंड करते हैं, न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पर। अब यहां पर हम देखेंगे कि अगर मान लो मुझे किसी एक ऑब्जेक्ट के स्टेट में चेंज करना है, स्टेट में चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। और जब तक उस पर फोर्स नहीं लगेगा उसकी स्टेट चेंज नहीं होगी, वो जैसा है वैसा ही रहना पसंद करेगा। जैसे यहां पर देख लो, यहां पर जब इसको हम जैसे ही टच करेंगे इस कार्ड को, तो कार्ड आगे निकल जाएगा, सिक्का वहीं रह जाएगा और ग्रेविटी की वजह से नीचे गिर जाएगा। सिक्का क्यों नहीं कार्ड की तरफ गया, क्योंकि कार्ड पर जो फोर्स आपने लगाया था वो अचानक सडनली फोर्स लगा था और वो फोर्स सिक्के तक ट्रांसफर हुआ ही नहीं। अच्छा एक बात बताओ कि इस सिक्के के नीचे गिरने में किसका हाथ है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इसको एक्सप्लेन करता है, लेकिन इसके खुद के इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया इज द टेंडेंसी ऑफ अनडिस्टर्ब्ड ऑब्जेक्ट टू स्टे एट रेस्ट और टू कीप मूविंग विद द सेम वेलोसिटी। ये इसका इनर्शिया है, जिसको रखता है, जो इसको सेम स्टेट में रखने की कोशिश करता है, वो इसका इनर्शिया कहलाता है। अब इनर्शिया का मेजर कौन है? मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। इसका मतलब अगर मान लो ट्रक की मुझे स्टेट चेंज करनी, ट्रक रेस्ट में खड़ा है और एक साइकिल रेस्ट में खड़ी है, मैं ट्रक को अगर उसकी स्टेट में चेंज करना चाहता हूं, यानी ट्रक को रेस्ट से मूविंग में लाना चाहता हूं, तो मुझे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। लेकिन वही साइकिल को रेस्ट से मूविंग में लाना चाहता हूं तो मुझे कम फोर्स लगाना पड़ेगा। यानी कौन ज्यादा रेजिस्ट कर रहा है अपनी स्टेट में चेंज को? ट्रक। यानी ट्रक का जो रेजिस्ट करने की टेंडेंसी है, जिसको इनर्शिया बोलते हैं, वो ज्यादा है, क्योंकि ट्रक का मास ज्यादा है। तो मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। अब हम आते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पर। तो जैसे फर्स्ट लॉ में बोला गया है कि जब तक कोई फोर्स नहीं लगे तब तक उसकी मोशन में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन अगर फोर्स लगा दिया तो जो लगाने के बाद जो चेंज आएगा उसको एक्सप्लेन करेगा कौन? सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि द नेट फोर्स, क्या कहता है ये? नेट फोर्स जो है वो नेट फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब आप मोमेंटम जानते हो क्या होता है? देखो मैं आपको बता देता हूं, मोमेंटम को हम P से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? P से। और ये मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। ध्यान रखना, मास को हम क्या बताएंगे, इसको P से डिनोट करते हैं, तो P बराबर मास को m और इंटू v, तो m इंटू v क्या कहलाएगा? मोमेंटम। दिस इज मोमेंटम। और ये क्या बोल रहा है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो सबसे पहले रेट को अलग कर लो। रेट किसके सापेक्ष? किसके रिस्पेक्टिव में? टाइम के रिस्पेक्टिव में। तो रेट का मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में, ये टी लिख दिया। और किसकी रेट? चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी कि अगर p मोमेंटम है तो चेंज इन मोमेंटम डेल्टा p हो जाएगा। ठीक है, इसको ये भी लिख सकता हूं मैं, p फाइनल माइनस p इनिशियल, यही होगा चेंज इसमें। मोमेंटम में चेंज तो यही होगा ना कि फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाई टी। अब मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं जानता हूं इस बात को कि मैं ये p फाइनल, यानी कि फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट और फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। v को लेते फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल मास ऑफ द ऑब्जेक्ट और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। u से डिनोट करते आए हम। यहां से m को अगर मैं कॉमन ले लूं तो क्या हो जाएगा? v माइनस u डिवाइडेड बाई टी। तो क्या इसको मैं मास इंटू v माइनस यू बाई टी क्या होता है? एक्सीलरेशन। तो ये लिख सकता हूं। तो मेरे पास यहां से नेट फोर्स बराबर क्या आ गया? नेट फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये आ चुका है। और जब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो यहां पर एक कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट को k बोल दिया हमने, मास इंटू एक्सेलरेशन। और इसके बाद k की वैल्यू हम जब एक्सपेरिमेंटली रिड्यूस करेंगे तो ये क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। तो फोर्स बराबर क्या आ गया मेरे पास? मास इंटू एक्सेलरेशन। दिस इज द डेरिवेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो मास इंटू एक्सेलरेशन आ चुका है हमारे पास।
किससे आया ये? सेकेंड लॉ ऑफ इनर्शिया से। सेकेंड लॉ ऑफ इनर्शिया का मेन स्टेटमेंट क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेट फोर्स। यानी अगर जो फोर्स इस पर लगाएंगे उसका नेट फोर्स किसके बराबर होगा? मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर। इससे एक बात और है कि अगर मैं किसी दो ऑब्जेक्ट पर, जैसे दो ऑब्जेक्ट पर फोर्स सेम है, इस पर भी फोर्स सेम है, ठीक है ना, फोर्स वही है, इस पर F न्यूटन तो इस पर भी F न्यूटन, लेकिन इसका मास कुछ m है, इसका मास कैपिटल M है, इसका ज्यादा मास है, तो ज्यादा मास वाले का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? छोटा। छोटे मास वाले का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? बड़ा। समझ में आ रही है बात? क्योंकि सेम फोर्स के लिए दोनों का मल्टीपल सेम रखने के लिए ये अगर बड़ा है तो उसको छोटा होना पड़ेगा, और ये अगर छोटा है तो उसको बड़ा होना पड़ेगा। ठीक है, ये बात रखी जाती है सेम फोर्स के लिए। अब थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि एवरी एक्शन है इज इक्वल इन ऑपोजिट रिएक्शन। जिसे ये नाव है, ये नाव कैसे चल रही है? यहां पर एक्शन हो रहा है, यानी यहां पर क्या हो रहा है? इस नाव में ये जो पतवार है ये पानी को पीछे की तरफ धकेल रही है, इसको तो बोलेंगे हम एक्शन, और इस एक्शन का रिएक्शन क्या हो रहा है? नाव आगे की तरफ चल रही है, दिस इज कॉल्ड रिएक्शन। और रिएक्शन जो होगी वो इक्वल एंड ऑपोजिट होगी, ऑपोजिट इन डायरेक्शन, इक्वल इन मैग्नीट्यूड। पर ध्यान रखना, यहां पर रिएक्शन लग रही है किस पर? बोट पर, यानी ऑब्जेक्ट डिफरेंट। यहां पर एक्शन लग रहा है किस पर? वाटर पर। तो वाटर और बोट आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, तो जो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस है वो अलग अलग ऑब्जेक्ट पर है। अच्छा, एक ऑब्जेक्ट पर होता तो नेट फोर्स जीरो हो जाता, बैलेंस फोर्स हो जाते, लेकिन ये दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट पे, इसलिए ये दोनों ही अपना अपना इफेक्ट यहां पर दिखा रहे हैं। तो ये हो गया न्यूटन का थर्ड लॉ। अब आता है मोमेंटम कंजर्वेशन। तो भाई मोमेंटम कंजर्वेशन की एक सिंपल सी बात है, हमने बोला कि मोमेंटम कंजर्व है। मोमेंटम कंजर्व का मतलब क्या होता है? ध्यान से सुनना, मोमेंटम कंजर्व का मतलब है कि सेम मोमेंटम। मोमेंटम कंजर्व, समथिंग इज कंजर्व्ड मींस सेम। सेम मोमेंटम मींस कांस्टेंट मोमेंटम, ये कह सकता हूं मैं, कांस्टेंट। कांस्टेंट मोमेंटम मींस इक्वल। कौन इक्वल? मोमेंटम, वो भी फाइनल वाला बराबर इनिशियल, इक्वल। अच्छा, अगर दोनों ही मोमेंटम इक्वल है तो क्या चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा? जीरो। और नेट फोर्स क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो जब चेंज इन मोमेंटम जीरो है तो क्या नेट फोर्स भी जीरो आ जाएगा? यानी मैं, ये जो है मेरे पास जो फॉर्मूला है सेकंड लॉ ऑफ मोशन का, इसमें अगर नेट फोर्स जीरो है तभी मैं कह सकता हूं कि मोमेंटम कंजर्व्ड है, अदरवाइज नहीं। इफ समवन से यू दैट इन दिस सिस्टम मोमेंटम इज कंजर्व्ड, तो आप ये समझना कि उस पूरे सिस्टम पर नेट फोर्स जीरो है, वहां पर सारे फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे, नेट फोर्स जीरो आएगा वहां पर। ठीक है, तो जब भी ऐसी सिस्टम होता है, जैसे मान लो एक छोटा सा एग्जांपल है कि ये एक लड़का है, ये तेज दौड़ रहा है और दौड़ के ये किस पे कूद जाता है? ट्रॉली में कूद जाता है। तो ये दौड़ कर ट्रॉली में कूद जाता है, लेकिन अगर दोनों सिस्टम को देखूं तो ना तो लड़के पर कोई फोर्स लगा रहा है, ठीक है, ना कोई ट्रॉली पर फोर्स लगा रहा है। तो लड़के और ट्रॉली पर, पूरे सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं, यानी नेट फोर्स जीरो है। तो नेट फोर्स अगर जीरो है तो यहां पर मैं क्या लगा सकता हूं? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकता हूं। यह है आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है जो देख लो, एक 8000 किलो का इंजन है और 5 वैगन यानी 5 डब्बे हैं, और एक डब्बा 2000 किलो का है, यानी टोटल मास क्या हो गया? 8000 प्लस 5 डब्बे 2000 के, यानी 10000 ये हो गया, तो टोटल 18000 यानी 18000 केजी हो गया ट्रेन का मास। ठीक है, इफ द इंजन एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 40,000 न्यूटन, इंजन जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है वो कितना है? इंजन का फोर्स 40,000 न्यूटन, और फ्रिक्शन फोर्स जो है, जो इंजन को रोकेगा, वो कितना है? ये फ्रिक्शन फोर्स बता देता हूं मैं, 5000 न्यूटन। अब आप जानते हो फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो उल्टा लगता है, नेगेटिव है फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि फ्रिक्शन तो रोकने का काम करेगा। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? नेट फोर्स हो जाएगा 40,000 माइनस 5000 जो कि फ्रिक्शन का है, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 35,000 न्यूटन। नेट फोर्स क्या आ जाएगा? 35,000 न्यूटन। अब बोल रहे द नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स, तो फोर्स तो आ गया 35,000 न्यूटन। द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन, तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा? एफ नेट बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन।
डेफिनेट कितना है 35,000, मास कितना हो रहा है 18,000 इंटू एक्सेलरेशन, 3 जीरो से 3 जीरो उड़ा दो तो ए बरोबर क्या आ जाएगा 35 डिवाइडेड बाई 18, तो 18 टू जा 36 होता है, तो यानी 1.9 करीब आएगा ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इज इट क्लियर? क्या आएगा 1.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 2, ये आ जाएगा आपका आंसर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यही सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों को मुझे समझाने थे इस चैप्टर से। फर्स्ट लो, सेकंड लो, थर्ड लो सारे कंप्लीट है, कुछ एक एग्जांपल कर लिया अपन ने। तो ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस, आप इनको अच्छे से रिकॉल कीजिए और एग्जाम में फोड़ कराइए। थैंक यू बच्चों।